राजस्थान के चुरू से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने एक आदमी को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचा। बताया गया कि वो अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराने के लिए एक कंपनी के शोरूम में पहुंचा था। तभी 3 बदमाश वहां आ धमके और उसे शोरूम के अंदर से बाहर लाकर खूब पीटा। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि उन बदमाशों को उनके एक साथी ने लोहे की रॉड लाकर दी, जिसके बाद उस आदमी पर रॉड से इतने वार किए गए कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया। वो शख्स लगातार वहां से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदमाशों से घिरे होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। क्या चीज से मारी? एक पिस्टल। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और गंभीर हालत में उस आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही 4 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। सौभाग्य की बात है कि चुरू में युवक को पीटने के आरोप में जिन 2 लोगों को नामजद आरोपी बताया गया, उन पर हत्या की कोशिश और अवैध वसूली करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। और ऐसे लोगों के पास किसी से दुश्मनी की अनगिनत वजह होती है, जिनके बारे में बताया गया कि वो एक युवक को कई दिनों से ढूंढ रहे थे, जो मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराने पहुंचा। तो वहीं काम करने वाले एक युवक ने आरोपियों को खबर भेजी, जिन्होंने मोटरसाइकिल के शोरूम से घसीटकर उसे बाहर निकाला और पीट कर अधमरा कर दी। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार से पेगासस मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। असल में पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई है, जो इस मामले की जांच कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही है, तो फिर राज्य सरकार की जांच कमेटी गैर संवैधानिक घोषित होनी चाहिए। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। हालांकि कोर्ट ने जांच कमेटी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ हथियारबंद बदमाश गहनों की एक दुकान में घुस गए। जिस वक्त ये बदमाश दुकान में घुसे, उस वक्त वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर ये बदमाश सीधा अंदर घुस आए और वहां मौजूद एक महिला पर पिस्तौल तान दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी और एक महिला दुकान के अंदर बैठे नजर आए। इसी बीच मास्क लगाए कुछ लोग दुकान में दाखिल हो गए। इन लोगों ने घुसते ही अपनी पिस्तौलें निकाल ली। बदमाशों को देख वहां बैठे दोनों लोग बुरी तरह डर गए और भागकर दूसरी तरफ चले गए। इस बीच एक बदमाश ने दुकान का शटर गिरा दिया, जबकि बाकी दोनों गहने लूटने की कोशिश में जुट गए। हालांकि बदमाश अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और आसपास के लोगों के इकट्ठा होने की वजह से उन्हें दुकान छोड़कर भागना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से गहनों की दुकानों में लूट और डकैती की घटनाओं ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि नागपुर समेत विदर्भ के इलाके में लूटपाट करने वाले कुछ गैंग दूसरे राज्यों के भी, जिनमें यूपी और एमपी से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था। जबकि एक दिन पहले ही नागपुर पुलिस ने 75 लाख के गहनों की डकैती के आरोप में 6 आरोपियों को पकड़ा, जिनमें एक ओडिशा का और एक मध्य प्रदेश का निवासी बताया गया। इसीलिए नागपुर में लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों की पहचान कर पाना भी आसान नहीं है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर की मौत में मामले में बरी कर दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में शशि थरूर को ही एकमात्र आरोपी बताया गया और उनके खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अदालत ने शशि थरूर को राहत देते हुए उन पर किसी भी तरह के आरोप तय करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे नौजवानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसा दी। नौकरी की मांग कर रहे ये प्रदर्शनकारी सरकार को घेरने के लिए अच्छी खासी तादाद में सड़क पर जुटे, जिन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में नौजवान लाल परेड ग्राउंड के सामने प्रदर्शन करते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो वो जाने को तैयार नजर नहीं आए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती बरती और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी ग्राउंड की बाउंड्री वॉल पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर अपनी बस में बैठाना शुरू कर दिया। विरोध किया, उन पर सख्ती बरती गई। सरकार से नौकरी की मांग कर रहे नौजवानों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश का नौजवान चुप नहीं बैठेगा, ये तानाशाही। इस हंगामे के बाद एक पुलिस अधिकारी सामने आए और लाठीचार्ज क्यों किया गया, इस पर सफाई दी। ट्रैफिक था वो भी काफी डिस्टर्ब हुआ था, काफी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन थी।
जब इनको रोका गया तो इन लोगों के द्वारा जो है हमारे पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। इस बवाल के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर लाठीचार्ज के बहाने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लिया। स्वाभाविक की बात है कि बेरोजगार संघ नाम के एक संगठन ने एमपी के अलग अलग जिलों से युवाओं को भोपाल बुलाया था, जिनकी मांग थी कि सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। लेकिन पुलिस का दावा है कि बेरोजगार नौजवानों ने प्रदर्शन की मंजूरी नहीं ली थी और पुलिस के रोकने पर हिंसक हो गए, जिसकी तुलना मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जंगल राज से कर दी। इस बीच अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान को तगड़ा झटका दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिकी सरकार ने अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के बैंक खातों को सीज कर दिया और यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि तालिबान के आतंकी उन खातों में जमा पैसों को न निकाल सकें। बैंक खाते सीज करने के साथ ही यह बयान भी जारी किया गया कि अमेरिका बैंकों में जमा अफगान सरकार की संपत्ति को तालिबान को नहीं सौंपेगा। तालिबान के कब्जे से पहले ही अफगानिस्तान बहुत हद तक अमेरिका की आर्थिक मदद पर निर्भर था और बैंक खातों को सीज करने से अफगानिस्तान के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिहार में कुछ दिनों की राहत के बाद तेज बारिश ने कई जिलों में लोगों की मुसीबत फिर बढ़ा दी, जबकि नेपाल में भी लगातार हो रही बारिश के कारण वहां की नदियों का पानी बिहार में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है, जिसकी एक तस्वीर पूर्वी चंपारण से सामने आई। वहां पसाह नदी का तटबंध टूटने से करीब 2 दर्जन गांव टापू में तब्दील हो गए और फसलें भी चौपट हो गईं। इस नुकसान से इन गांवों के किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नदी के टूटे तटबंध को दुरुस्त करने के लिए गांव वालों ने पेड़ों और उनकी टहनियों से पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की, मगर वो नाकाफी साबित हुई। अब 3 गो नेपाल के नदी इसमें जुट गया है पसाह में, और वो पानी वहाँ से टोटल एकजुट होकर के आ रहा है हमारे पंचायत में। पानी इधर साइड में सब पेड़ है, पूरा भूसल सब खराब हो गया है। मुंगेर जिले में उफान पर बह रही गंगा नदी के पानी ने 34 से ज्यादा पंचायतों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। लोगों के मकान, दुकान और खेत खलिहान सब पानी में डूबे दिखे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग बाढ़ के पानी से घिरे मकानों में कैद दिखाई दिए, जबकि कुछ तो जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। उधर समस्तीपुर से भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमों को लगाया गया, जो दिन रात बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हैं। सौभाग्य की बात है कि बिहार में गंगा नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि नेपाल में बारिश के बाद उत्तर बिहार की हालत और खराब हो गई है, जहां नदियां बीते 3 महीने में 3 बार तबाही मचा चुकी हैं, जिनकी वजह से पूर्वी चंपारण में छोटी बड़ी नदियों के तटबंध की मिट्टी पहले ही नरम हो चुकी थी, जो पानी का नया दबाव झेल नहीं पाई और तटबंध टूटने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेना में अफसरों के लिए भर्ती के लिए होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए की प्रवेश परीक्षा देने की इजाजत दे दी। हालांकि भर्ती को लेकर कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया। असल में याचिकाकर्ता ने संविधान में पुरुष और महिलाओं को मिले बराबरी के हक का हवाला देते हुए यह मांग की थी, जिसका केंद्र की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि सेना में भर्ती होने के लिए सिर्फ एनडीए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी के जरिए सेना में महिलाओं का प्रवेश होता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए की प्रवेश परीक्षा देने की इजाजत दे दी, लेकिन उनको एनडीए में लिया जाएगा या नहीं, इस पर आगे बहस होती रहेगी। राजस्थान की जोधपुर जेल से जमानत पर रिहा हुए पूर्व विधायक मलखान सिंह का लोगों ने ऐसा स्वागत किया कि पूरे राज्य में इसकी चर्चा होने लगी। भंवरी देवी हत्याकांड के आरोप में करीब 10 साल से जेल में बंद मलखान सिंह को एक दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद वो जेल से बाहर निकले तो उन पर फूलों की बारिश की गई। इससे पहले जेल के बाहर हाथों में मालाएं लिए कई लोग उनके इंतजार में कतारों में खड़े दिखे। कुछ ही देर में मलखान सिंह जेल से बाहर आए और वहां खड़ी एक गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनका स्वागत माला पहनाकर किया। मलखान सिंह ने भी हाथ जोड़ते हुए सभी को धन्यवाद दिया और फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़े। वहां भी उनके परिवार वालों और समर्थकों ने स्वागत की खास तैयारी की थी। कुछ महिलाएं उनके माथे पर टीका लगाती दिखीं तो बच्चे पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते दिखाई दिए। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी और लोक गायिका भंवरी देवी की हत्या से 10 साल पहले राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया था, जिसमें उस वक्त राजस्थान सरकार के मंत्री रहे महिपाल मंदेरना और विधायक मलखान सिंह समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन मुकदमे का ट्रायल 10 साल में भी पूरा नहीं हुआ, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले 6 आरोपियों को जमानत दे दी थी और अब पूर्व विधायक मलखान सिंह को भी जमानत मिल गई, जबकि पूर्व मंत्री महिपाल मंदेरना अंतरिम जमानत पर है और उनकी नियमित जमानत पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन में भी मध्य रेलवे ने कबाड़ बेचकर करोड़ों की कमाई कर ली।
News18.com की रिपोर्ट है कि मध्य रेलवे ने अलग अलग रेलवे परिसरों में मौजूद कबाड़ को बेचकर 391 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए, जिससे न केवल रेलवे की कमाई हुई बल्कि रेल परिसरों को साफ रखने में भी मदद मिली। ऐसा मध्य रेलवे के जीरो स्क्रैप मिशन के तहत किया गया, जिसका मकसद मध्य रेल के हर जोन को कबाड़ से छुटकारा दिलाना है। बताया गया कि साल 2020-21 में कबाड़ के जरिए मध्य रेलवे ने जो कमाई की वो बीते 15 साल में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, इनमें 8 करोड़ 65 लाख रुपए कबाड़ की ऑनलाइन नीलामी के जरिए कमाए गए। अब मध्य रेलवे ने साल 2021-22 में कबाड़ से 400 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है।